हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जस्ट स्टडी विद मनोज सर की क्लास में। आज हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसकी कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दूं, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर हम कुछ यज्ञ के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ महान जनपदों के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ नगरों को महान जनपदों का दर्जा दिया गया था, तो उन महान जनपदों में क्या क्या हुआ करता था, और कुछ राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम वीडियो अपनी शुरू करते हैं। देखिए, पहली हेडिंग क्या आती है। पहली हेडिंग आती है असम में यज्ञ क्या होते हैं। असम में यज्ञ कौन कराता था, यह क्या होता है असम में यज्ञ। असम में यज्ञ एक प्रकार का यज्ञ होता था। इस यज्ञ में जो राजा यज्ञ करता था तो उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था। जैसे कि आपने रामायण देखी होगी, तो रामायण में आपने देखा होगा जब लव कुश होते हैं तो राम जी जब एक यज्ञ करते हैं तो राम जी एक घोड़े को छोड़ते हैं, तो उस घोड़े को लव कुश पकड़ लेते हैं। ये वही उसी यज्ञ के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं हम। तो जब वो घोड़े को पकड़ लेते हैं तो जो राम के साथ शायद कि जो और लोग होते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उनसे युद्ध करना पड़ता है जिन्होंने घोड़ा पकड़ा है। तो इसी प्रकार इस युद्ध के नियम, इस यज्ञ का नियम क्या है कि एक राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था जो इसमें यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ करने वाला राजा घोड़ा छोड़ता था और ये घोड़ा विभिन्न राज्यों से होता हुआ जाता था, और जिस भी राज्य से होता हुआ जाता था तो वो जिस होके वे घोड़ा जो घोड़ा हुआ करता था, राज्य पार कर लिया उसने तो राज्य अपना आप ही उस राज्य में मिल जाता था जिस राज्य के राजा ने असम में यज्ञ करवाया है। अगर बाई चांस कोई राजा असम में यज्ञ करवाने वाले राज्य का घोड़ा पकड़ लेता है तो उसे असम में यज्ञ करवाने वाले राजा के साथ क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। जैसे कि इसमें लिख भी रखा है, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों के देख रेख में स्वतंत्र विचरण से छोड़ा जाता था। यदि इस घोड़े को कोई दूसरा राजा ने रोक लिया तो उसे असम में यज्ञ करने वाले राजा के साथ क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी, युद्ध करना पड़ता था। तो आप इसे समझ गए होंगे अच्छी तरह। अब हम बात करते हैं आगे दूसरी हेडिंग के बारे में। क्या कार्य होता था, जो राजा का सारथी हुआ करता था उसका युद्ध में क्या कार्य होता था, या राजा का सारथी क्या क्या कार्य करता था, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। अब सारथी कौन होता है। आपने देखा होगा कि आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण दे के बताऊँ, जैसे कि मान के चलिए महाभारत है। महाभारत में अर्जुन का सारथी कौन था, भगवान श्री कृष्ण थे। तो सारथी क्या कौन है, जो राजा का जो सारथी होता है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं राजा के सारथी का क्या कार्य था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उनका सहचारक होता था। मतलब युद्ध में अगर कोई युद्ध हो रहा है, जिस प्रकार युद्ध हो रहा है तो उसमें घोड़े की देख रेख, घोड़े को चलाना, युद्ध में कहाँ लेके जाना है घोड़े को, उस प्रकार देखना, ये सारा कार्य किसका हुआ करता था, सारथी का हुआ करता था। ठीक है। ये यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय का गुणगान करता था। यदि कोई राजा अपना यज्ञ कर रहा है, मतलब कि असम में यज्ञ कर रहा है, कोई भी यज्ञ कर रहा है, तो राजा का सारथी क्या करता है, अपने राजा की गुणगान करता है, कि अपने राजा की तारीफ करता है कि मेरा राजा ने ये करा है, हमारे राजा इतने महान शक्तिशाली, हमारे राजा इस प्रकार है, तो उनकी क्या करता है, तारीफ करता है। आगे देखते हैं दूसरे उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या होता है, या उत्तर वैदिक ग्रंथ किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद के बारे में मैंने चौथे चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि ऋग्वेद क्या होते हैं, 4 वेद किस प्रकार लिखे गए थे, इनके बारे में पढ़ाया था। तो ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, अब वो कोई भी हो, जैसे कि मैंने चौथे चैप्टर में आपको पढ़ाया था सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनके बारे में पढ़ाया था। कोई अन्य ग्रंथ भी हो, और वो सारे क्या होते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। क्यों, ऋग्वेद के बाद जितने भी लिखे गए ग्रंथ हैं आज तक के, उन्हें सब क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। बोलते हैं वर्ण क्या होता है। देखो, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, मतलब 4 जातियों में विभाजित किया इसका अर्थ है। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके हम काम भी पढ़ेंगे कि ब्राह्मण का क्या काम होता था, क्षत्रिय का क्या काम होता था, वैश्य का क्या काम होता था, शूद्र क्या काम करता है, शूद्र में कौन लोग आते थे, वैश्य में कौन लोग आते थे, इसके बारे में हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। हमारी दूसरी हेडिंग देखिए क्या बोलते हैं। पहले वर्ण ब्राह्मण के क्या काम थे, या वो क्या काम करता था। देखिए, इनका काम अध्ययन करना या अध्ययन करवाना था, मतलब पढ़ाना या पढ़ना था इनका कार्य। और इनको इसके बदले उपहार मिलते थे। क्या मिलते थे, गिफ्ट मिलते थे इनको। जैसे कि इन्होंने यज्ञ किया तो यज्ञ अगर राजा के घर में किया तो राजा इनको गिफ्ट दिया करता था। या किसी प्रकार अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, तो इनको क्या मिलता था, उसके बदले यज्ञ वो मिलता था, गिफ्ट मिलता था। साथ ही क्या करते थे, पढ़ते थे। इनका पढ़ने का कार्य था और लोगों को पढ़ाने का कार्य था।
दूसरे वर्ण क्षत्रिय का क्या कार्य थे? क्षत्रिय में मोस्ट केवल राजा ही आते हैं। क्षत्रिय में कौन आते हैं? राजा लोग आते हैं, या जो शासन करते हैं वो आते हैं, तो वो राजा ही होते हैं। तो हम देखते हैं दूसरे वर्ण का क्या कार्य था। देखो, इसके अंतर्गत केवल शासक आते हैं, ठीक है। इनका क्या काम था? इनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, मतलब कि लड़ाई करना इनका कार्य था। और साथ के साथ इनकी दूसरे लोगों से, मतलब जिन्होंने युद्ध करा है इनके राज्य पर, उन लोगों से उनकी रक्षा करना, मतलब इनकी लोगों की रक्षा करना इनका कार्य था। दूसरी हेडिंग देखते हैं क्या बोलती है। देखिए, तीसरे वर्ण वैश्य के क्या कार्य थे? अब वैश्य में कौन लोग आते हैं, उसके क्या क्या कार्य थे? इसमें कृषि लोग, पशुपालन और व्यापारी लोग आते हैं, मतलब कि जो कृषि करते थे वो लोग, और जो पशुओं को पालते थे वो लोग, और जो व्यापार करते थे वो लोग इसके अंदर आते हैं। उनके भी यही कार्य थे। जैसे कृषि करता है, ठीक है। पशुपालन पशुओं को पालता है। चरवाहा है जो वो पशुओं को चराता है। इसके अंदर व्यापारी जो व्यापार करता है। अंतिम वर्ग शूद्र के क्या कार्य थे, वो क्या काम करता था? इसके अंदर कौन कौन आते थे? देखो, इसका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था, और तथा इन्हें कोई अनुष्ठान तथा कोई ऐसा अधिकार नहीं था। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि ये तीनों की सेवा करता था और तीनों से अलग रहा करता था, और इस पे ऐसा कोई भी अधिकार नहीं था कि ये पढ़ सके या पढ़ा सके किसी को, या अनुष्ठान कर सके। इनको यज्ञ करने का भी अधिकार नहीं था। ये तीनों की क्या करते थे? सेवा करते थे। आगे देखते हैं। देखिए, अगली हेडिंग क्या बोलती है। महिलाओं की क्या स्थिति थी, या महिला कैसी स्थिति में रहती थी? देखो, महिलाओं की स्थिति, या कोई भी महिला हो, स्त्री हो, उनकी स्थिति शूद्र के समान थी। मतलब कि इनको ना तो वेद पढ़ने का अधिकार था, न वेदों का अध्ययन कर सकते थे, न इन्हें कोई ऐसा अधिकार था जिससे ये आगे आ पाए। इनकी स्थिति हो शूद्रों के भांति थी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। आगे देखते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता था? सभी वर्णों का, जितने भी अपन ने 4 वर्ण पढ़े, या कोई राजा हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैसे उनका उनको कैसे पता लगा पाते थे कि ये वैसे ही ब्राह्मण है? इनका अधिकार था, जो इनको जो पता लगाने का तरीका था वो था जन्म के अधिकार पे। जिसने जिस जाति में जन्म लिया वो उसी जाति का। जैसे कि अगर किसी ब्राह्मण की अगर बच्चा हुआ है तो ब्राह्मण कहलाएगा। कोई राजा का बच्चा है तो राजा ही बनता था, राजा ही कहलाता था, ठीक है। कोई वैश्य का बच्चा है तो वो वैश्य में जो भी लोग आते हैं, व्यापारी उनका व्यापारी, कृषि, पशुपालन उनका कहलाता था। शूद्र में जो छोटे लोग आते हैं, इन तीनों की सेवा करने का कार्य था, उनका बच्चा कहलाता था। तो इसके अंदर वो था। अब बात करते हैं हम जनपदों के बारे में। जनपद शब्द का क्या अर्थ है? जनपद 2 वर्डों से मिलकर बना है। मतलब इसका जनपद का मतलब क्या है? जन माने लोगों की बसने की जगह, या जन के बसने की जगह, मतलब लोग जहाँ पे बसे हैं उसे क्या बोलते हैं? जनपद बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। देखिए हेडिंग क्या है। पुरातत्ववेदों ने कई जनपदों की खुदाई की है। पुरातत्ववेदी कौन होते हैं? इतिहासकारों ने महान जनपदों की खुदाई की है। तो खुदाई में क्या क्या कौन कौन से महान जनपद आए, इनके बारे में देखते हैं। इनमें से प्रमुख दिल्ली में पुराना किला, जो हमारी दिल्ली में आज पुराना किला है, वो एक जनपद हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर के पास है एटा के पास अंतर्राज्यीय खेड़ा। ये जो 3 महान जनपद हैं, जो ये जनपद है, केवल जो ये जनपद है, इनके पुरातत्ववेदों ने इनको खुदाई करके इनके बारे में जानकारी निकाली है। आगे देखते हैं। देखिए, इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या कहता था? मतलब इन पुरास्थलों में जो जनपद हुआ करते थे उनमें एक प्रकार के बर्तन मिले, तो उन बर्तनों को क्या कहा जाता था? देखिए, चित्रभूषण पात्र, जिन पर चित्रकारी की गई थी। मतलब एक खास तौर की इन बर्तनों पे क्या की गई थी? चित्रकारी की गई थी। आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्योमेट्री, जो आप 6th क्लास 7th क्लास 9th क्लास में जो ज्योमेट्री पढ़ते हो ना मैथ के अंदर, उस आकृति के बर्तन थे। मतलब उस आकृति की जो लगभग 2500 वर्ष पहले केवल कुछ जनपद महान जनपद के रूप में उभर के आने लगे। तो उन महान जनपद के रूप में जब उभर के आने लगे तो वो उनकी एक राजधानी हुआ करती थी, और जो बाहर से लोग आक्रमण ना कर दे, मतलब युद्ध ना लड़ाई ना कर दे, तो उस युद्ध से बचने के लिए क्या करते थे? चारों तरफ से किलेबंदी क्या करते थे? मतलब चारों तरफ से अपने राज्य के ऊपर क्या कर लेते? दीवार हो जाती थी, जिससे इनको कोई खतरा ना हो, इनकी राजधानी को कोई खतरा ना हो। आगे देखते हैं। अगला देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा, इसके अंदर मैंने आपके लिए बना रखा है एक मैप, प्यारा सा मैप।
इस मैप को आप गौर से देखोगे तो आपको इसके अंदर जैसे कुरुक्षेत्र दिख रहा होगा, हस्तिनापुर दिख रहा होगा, पंचाल दिख रहा होगा। ये जितने भी ना आपको ये 16 महान जनपद है, मतलब जो जनपद अधिक महत्वपूर्ण होते हैं ये सारे जनपद हैं। इन सभी जनपदों को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे कि इसके अंदर आपको बज्जी दिख रहा होगा, पाटलिपुत्र दिख रहा होगा, मगध दिख रहा होगा, अंग दिख रहा होगा, ठीक है। इन सभी को आपको क्या करना है, याद करना है। तो आप ये सभी याद करना अच्छे से, ठीक है। जनपदों में राजाओं का सेना के प्रति क्या दृष्टिकोण था, मतलब जो सिपाही होते हैं उनके ऊपर क्या उनका जो दृष्टिकोण था वो किस प्रकार था। देखिए, अब राजा स्थायी सेना रखने लग गए थे, ठीक है। सिपाहियों को नियमित वेतन देने भी लग गए थे, मतलब कि अब जो महान जनपद है उनकी राजधानी बड़ी हो गई, अब उनको अधिक कर आ रहा है, अधिक लोगों की जरूरत पड़ रही है, तो स्थायी सेना मतलब कि परमानेंट स्थायी सेना मतलब कि रोज के लिए अब सिपाही रखने लग गए थे, ठीक है। और उनको नियमित वेतन देने लग गए थे जो कि उनके लिए ज़रूरी था। आगे देखते हैं, महाजनपदों के राजाओं द्वारा लगाए गए नियमित कर कौन कौन से थे, मतलब कि महान जनपदों में जो राजा हुआ करते थे उन्होंने नियमित कर कौन कौन से लगा रखे थे कि भाई इससे ये अलग कर आएगा, इससे अलग कर आएगा। देखते हैं, फसलों पर लगाए कर, ठीक है, फसलों पर लगाया रखा था कर, कारीगरों पर श्रम कर लगा रखा था, पशुपालनों पर जानवरों का कर लगा रखा था और उत्पाद का लगा रखा था, व्यापारियों पर सामान बेचने और खरीदने पर लगा रखा था, मतलब जो व्यापार करता है उस पर लगा रखा था कर, नियमित करते हैं। आगे देखते हैं, अखेरकट और संग्राहक किस प्रकार कर दिया करते थे। अब देखिए, मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था अखेरकट कौन होते हैं, जो शिकार करते हैं। अब वो किस प्रकार कर दिया करते थे, अखेरकट को संग्राहकों को कर के रूप में जंगल की प्रत्येक वस्तुएं देनी पड़ती थी, मतलब जंगल से कोई भी वस्तु, मान लो आप जंगल से जैसे कि लकड़ियाँ दे दी या कुछ महत्वपूर्ण लकड़ी होगी, चंदन की लकड़ी होगी, कोई अन्य लकड़ी जो महत्वपूर्ण हुआ करती थी, जंगल के जानवर दे दिए उन्होंने पकड़ के, हाथी दे दिए, तो इस प्रकार के जानवर भी दे दिया करते थे। आगे दूसरी हेडिंग देते हैं, इस युग में कृषि के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन है। इस युग में जो ये आले हम पढ़ रहे हैं आज, लगभग ये 2500 साल पुरानी बात हम इस चैप्टर के अंदर कर रहे हैं, तो 2500 साल पहले कृषि में 2 महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। अब वो 2 बदलाव क्या क्या थे, पहले तो हल के फाल लोहे के बनने लगे, मतलब जो हल आपने देखा होगा गांव में जिसे खेत जोते जाते हैं, जो हल आप इस तस्वीर में देख लो, ये जितने भी हल हैं ये लोहे के बनने लग गए थे, ठीक है। और धान के पौधों का रोपारण होने लगा था, जो धान के पौधे हुआ करते थे उनका क्या होने लग गया था, रोपारण होने लग गया था। आगे देखते हैं, देखिए, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, ये मगध के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी। अब मगध के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ी बहुत बातें बताई थी, जैसे कि मगध है जो महत्वपूर्ण केंद्र रहा था, महान जनपद भी रहा था मगध, उसके जो राजा हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। तो अब गंगा और सोन नदी यहाँ से होकर बहती थी, तो इन दोनों नदियों का क्या क्या फ़ायदा था मगध के लिए। पहले तो यातायात के लिए फ़ायदा था, मतलब नदी से यातायात अच्छा हो जाता था, जल का वितरण हो जाता था, मतलब जल जो कृषि करने के लिए जल चाहिए, लोगों के लिए जल चाहिए, उनकी जो ज़रूरत है वो जल से पूर्ति हो जाती थी जल्दी से। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, मतलब जल अधिक मात्रा में आया तो ज़मीन अधिक मात्रा में उपजाऊ रहेगी, जल्दी ज़मीन खराब नहीं होगी। इनके 3 महत्वपूर्ण कारण थे, नदी, गंगा नदी और सोन नदी का ये 3 फायदे थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मगध के महान जनपद के रूप में शासकों के नाम बताए। मगध के जो राजा हुआ करते थे लगभग 2500 वर्ष पहले, उन राजाओं के बारे में बताना जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। उसमें पहले जो आपकी छठी की बुक में देखा है, पहले राजा के बारे में देखा है बिंबिसार, दूसरे राजा का नाम है अजातशत्रु, ठीक है, तीसरे का नाम है महान पद्मनंद। ये 3 राजा जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। मैं इनकी आपको इमेज दिखाता हूँ। ये राजा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे, उनके कारण ही मगध एक शक्तिशाली केंद्र बना रहा, एक शक्तिशाली राज्य बना रहा। आगे देखते हैं, देखिए आपको इन तीनों की फोटो दिख रही होगी, बिंबिसार ये हैं, अजातशत्रु ये हैं और महापद्मनंद ये हैं। ये तीनों राजा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बने रहे थे। आगे देखते हैं, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी। वज्जी की राजधानी क्या थी, वज्जी वैशाली इसकी राजधानी थी। वैशाली आज के टाइम पे क्या है, बिहार है, आधुनिक का क्या है, बिहार। बिहार का दूसरा नाम क्या था, लगभग 2500 वर्ष पहले वैशाली नाम था। ऐसी वज्जी महान जनपद में अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। इस शासन व्यवस्था का नाम क्या था। अब वज्जी में एक शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था का नाम क्या था, उस शासन व्यवस्था का नाम था गण और संघ,
क्या नाम था, गण और संघ। अब गण का मतलब क्या होता है, सदस्यों वाला समूह, और संघ का मतलब क्या होता है, संगठन या सभा। गण का मतलब होता है सदस्यों वाला समूह, और संघ का मतलब क्या होता है, संगठन या सभा। क्या बुध और महावीर दोनों गण और संघ से संबंधित रखते थे? हाँ, बुध और महावीर है, इन दोनों से संबंधित रखते थे, इन दोनों के बारे में ये भी जानते थे और इनका संबंध भी था, क्योंकि ये दोनों ही बुध और महावीर है, पहले क्या थे, ये राजा थे, मतलब पहले राजा के पुत्र थे, ये भी राजा हुआ करते थे पहले। तो ये दोनों इन दोनों की क्या रखते थे, संबंध रखते थे। आगे देखते हैं। संघ राज्यों का अंत कब हुआ? गण और संघ राज्यों का अंत कब हुआ था? लगभग 1500 साल पहले हुआ था। कब हुआ था गण और राज्यों का अंत? 1500 साल पहले हुआ था। तो आज हमने ये पूरे चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, 5वां। अब हम कल की वीडियो में मिलेंगे छठे चैप्टर के साथ। छठे चैप्टर को मैं कोशिश करूँगा कम समय में और काफ़ी अच्छे ढंग से समझाने की। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और पिछले चारों चैप्टरों की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप उनको भी देखो जाकर। धन्यवाद।